वेलकम स्टूडेंट्स। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यहां पर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और जिसका कोड है BAS 201 और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 101 आपका कोड रहेगा। ठीक है, यूनिट नंबर यहाँ पर थर्ड है हमारा, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स का जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म। इससे पहले हमने इंटरफेरेंस क्या होता है उसका एक बेसिक वीडियो बनाया है, वो अपलोड है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ लिया है। जो आपकी फिल्म के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या था, यूनिफॉर्म था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो फिल्म लेंगे उसमें आपके प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसी को नाम दे दिया गया है वेज शेप्ड फिल्म। जैसे इस तरीके से नाक के फन की तरह यहाँ पर आपका फिल्म को रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसमें इंटरफेरेंस कैसे हमें मिलता है और ब्राइट फ्रिंज के लिए या डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशंस हमको वहां पर मिलेंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंटरफेरेंस से आपको कनेक्ट कर देता हूं। जैसा कि हमने पढ़ा है, इंटरफेरेंस इन फिजिक्स द नेट इफेक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेव ट्रेन्स मूविंग ऑन इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट पाथ। यानी कि फिजिक्स में इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि नेट इफेक्ट, दो या दो से अधिक वेव्स जो ट्रेवल कर रही हैं उनके इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट अगर वो आपस में पाथ कहीं पर करती हैं तो उसका जो नेट कॉम्बिनेशन होगा वो इंटरफेरेंस कहलाता है। द इफेक्ट इज दैट ऑफ द एडिशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स। यानी कि जो इफेक्ट होगा उनके कॉम्बिनेशन से वो क्या होगा, एडिशन होगा एम्पलीट्यूड का उन इंडिविजुअल वेव्स का एट ईच और एवरी पॉइंट अफेक्टेड बाय मोर देन वन वेव। एक से ज्यादा वेव से जो भी अफेक्ट होगा पर्टिकुलर एक पॉइंट पर उनके एम्पलीट्यूड का जो एडिशन होगा दैट्स कॉल्ड द इंटरफेरेंस। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस भी पढ़ा था, वो एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है क्योंकि एक इंटरफेरेंस का पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस से भी थोड़ा सा कनेक्ट कर लिया है। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड थिन फिल्म। कुछ इस तरीके से आपके पास कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक प्लेट आपके पास ये है अपर सरफेस की, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एंगल्स का खेल समझ गए तो आपको फिर इजी हो जाएगा डेरिवेशन करना। ठीक है, और ये इसका दूसरा प्लेट है। वेज शेप फिल्म में आपकी दोनों प्लेट्स एक दूसरे से थीटा डिग्री एंगल पर प्लेस्ड होती है, जबकि अगर आप देखें इन द इंटरफेरेंस इन द थिन फिल्म जब आपका यूनिफॉर्म सेपरेशन था बिटवीन बोथ द प्लेट्स तो कुछ इस तरीके से आपने वहां पर सेपरेशन देखा होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पर सेपरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। बट आप यहाँ पर देख रहे होंगे वेज शेप थिन फिल्म में दोनों प्लेट्स एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एंगल पर रखी हुई हैं, दैट्स कॉल्ड द थीटा। ठीक है, जहां पर हम फ्रिंज को मेजर करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने मान लिया है कि जो फ्रिंज की थिकनेस है वो स्मॉल टी है। फ्रिंज के अंदर वो सॉरी जो प्लेट्स के अंदर आपका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू माना है जो ग्रेटर देन है 1 से, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर नहीं है। ठीक, आप यहां पर देख रहे होंगे एक सोर्स ऑफ लाइट है S, जहां से लाइट सोर्स आता है और स्ट्राइक करता है अपर सरफेस ऑफ द वेज शेप थिन फिल्म। वो P पॉइंट पर स्ट्राइक करता है, ये आपका नॉर्मल लाइन है। तो जब ये इस पर इंसिडेंट कर रहा है तो इसलिए ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल यहां पर होता है उतना ही एंगल आपका यहां पर होगा, हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है। ठीक है, और कुछ पार्ट इस लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। वो एंगल अगर हम मानते हैं स्मॉल r है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल r हो जाएगा। फिर यही लाइट वेव आगे जाकर जो रिफ्लेक्ट हुई है वो सेकंड सरफेस पर टकराएगी वेज शेप थिन फिल्म के, और सेम प्रोसेस मिलेगा, लेकिन हम ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पर इंटरफेरेंस पढ़ेंगे वेज शेप थिन फिल्म में, तो वो क्या होगा, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर उसी में वापस हो जाएगा। देन वो फिर स्ट्राइक करेगा अपर सरफेस ऑफ द वेज शेप थिन फिल्म, वहां से कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट आपका रिफ्रैक्ट हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसको अगर मैं x पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये q और x जो वेव्स हैं
अब ये आगे जाकर आपका इंटरफेरेंस जनरेट करेगी, क्योंकि ये दोनों वेव्स या ये दोनों सोर्सेस Q और S जहां से लाइट आगे बढ़ रही है वो आपके मिले हैं वेज शेप्ड थिन फिल्म में, तो इसलिए यहां पर जो इंटरफेरेंस होगा वो कहलाएगा इंटरफेरेंस ड्यू टू द वेज शेप्ड थिन फिल्म। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका सर्किट डायग्राम का थोड़ा सा सेटअप था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी तरीके से आपको इसको डिस्क्राइब भी करना है थ्योरी में। ठीक, अब हम इसका जो एंगल्स हमें यहाँ पर यूज करने हैं उसका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं, कैसे कैसे हम एंगल लेंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो गया है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R हो गया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये एंगल 90 है। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है I। जब ये 90 है, ये I है, तो ये वाला जो रिमेनिंग एंगल है इस ट्राइंगल का वो क्या हो जाएगा 90 माइनस I, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है, सो दैट इट बिकम्स 90 माइनस एंगल I। इज दैट क्लियर। वहीं पर अगर आप देखें ये एंगल R है। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे जब ये एंगल I हो गया है तो अब आपका हाँ ये एंगल 90 है इधर, और ये भी एंगल क्या है 90 है। ठीक है, तो जितना एंगल ये है अब यहाँ पर उतना ही एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ से रहेगा R, सेम एज इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहेगा R। तो जब इस ट्राइंगल में अगर आप देखें जो PMT है, इस ट्राइंगल में एक एंगल आपके पास R है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस R। ठीक है, क्योंकि इन एंगल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो ये एंगल हो गया 90 माइनस R। इज दैट क्लियर। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा। वो कैसे होगा वो अभी मैं बताता हूँ। एक थ्योरम है, उस थ्योरम में क्या कहा जाता है कि अगर दो लाइंस किसी एंगल पर हैं थीटा पर और उन लाइंस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हैं कोई भी, तो वो परपेंडिकुलर, जैसे मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये कोई लाइन है, तो इस पे भी अगर मैं 90 डिग्री पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो जिस एंगल पर ये लाइंस एक दूसरे पर रखी हुई हैं वही एंगल आपका यहाँ पर बन जाता है थीटा। सेम एज इट इज आप यहाँ पर देख रहे होंगे जब मैंने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, और सेम एज इट इज मैंने इसको आगे बढ़ाया परपेंडिकुलर को, तो वी गेट द पॉइंट S जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इट बिकम्स द थीटा, क्योंकि आपकी दोनों प्लेट्स थीटा एंगल पर रखी हुई हैं। तो ये आपका एंगल क्या बन जाएगा थीटा, क्योंकि एक एंगल थीटा है एक एंगल R है। ये जो पूरा एंगल है ये क्या है 180 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस R प्लस थीटा, ये एंगल हो जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, R पॉइंट पर जो एंगल होगा, ठीक, ये वाला, तो ये हो जाएगा 180 माइनस R प्लस थीटा। इज दैट क्लियर। तो ये आपका एंगल हो गया R प्लस थीटा। अगर आप यहाँ पर इसको इधर की साइड देख लें तो ये आप यहाँ से अगर देखें, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो है ये एंगल 180 डिग्री होगा, उसमें से आपके पास इतना एंगल 180 माइनस R प्लस थीटा है। तो अगर आप इसको 180 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे देन यू गेट दिस एंगल, ये वाला एंगल, ये आपका R प्लस थीटा है। ठीक है, और जब ये R प्लस थीटा है तो इसके सामने का जो एंगल होगा अपोजिट एंगल, वो भी R प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जब ये R प्लस थीटा है तो ये एक Z शेप बन रही है, और Z शेप में आपको पता है एंगल, एक थ्योरम होती है कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो इसके लिए आपका ये वाला एंगल जो है ये भी R प्लस थीटा हो जाता है। ठीक है, ये R प्लस थीटा हो जाएगा। क्लियर। और अगर आप यहीं पर देखें कि ये वाला ट्राइंगल, अगर मैं ये आपका यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है R, ये यहाँ पर छिप गया है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये R पॉइंट है इन ट्राइंगल RHL और RHT। आप देख रहे होंगे ये वाली लेंथ सेम है, ये दो एंगल एक दूसरे के सेम है, तो ये एक दूसरे के कोहेरेंट कॉन्क्रीट एंगल्स हो जाएंगे, कॉन्क्रीट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो इसलिए जो एंगल यहाँ पर R प्लस थीटा है वही एंगल आपको यहाँ पर भी R प्लस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, और जब ये एंगल R प्लस थीटा हो जाता है तो ये वाला एंगल अगर आप यहाँ पर मेजर करते हैं, ये कंप्लीट एंगल दिस वन, इट बिकम्स 180 डिग्री माइनस 2R प्लस थीटा। ठीक है,
तो आई होप आपको जो एंगल्स हैं उनका सारा कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हमने यहाँ पर एंगल्स को कैसे कैसे फाइंड आउट किया, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो गई। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जहाँ से लाइट आपकी आ रही है वो एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, क्योंकि इन एंगल्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर यही एंगल्स यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल कहाँ से आया है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। और सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पाथ डिफरेंस, क्योंकि जब हम इंटरफेरेंस मेजर करते हैं तो उसके लिए हमें पाथ डिफरेंस की नीड होती है। चलिए तो लिखते हैं आगे। यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड थिन फिल्म ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, तो लिखेंगे पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू पाथ। अब अगर हम पीछे डायग्राम में जाए तो पाथ डिफरेंस किन के बीच में होगा, इन दो रे के Q और X रे के बीच में एक पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि जो आपका सोर्स S से लाइट चली है वो एक लाइट जो T पॉइंट पर पहुंच रही है, यहां पर वो पाथ ट्रेवल कर रही है PR प्लस RT इन द मीडियम, जबकि एक रे आपकी ट्रेवल कर रही है P से K तक की डिस्टेंस, वो आपकी एयर में है। तो पाथ डिफरेंस ऐसे ही हो जाएगा जैसे हमने पीछे फाइंड आउट किया है। तो पाथ यहां पर क्या आ जाएगा आपका PR प्लस RT इन फिल्म में ये पाथ ट्रेवल किया गया है, माइनस पाथ PK इन एयर, जो एयर में क्या किया गया है, ट्रेवल किया गया। ठीक है, तो यहां पर पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो फिल्म में पाथ डिफरेंस की ट्रेवल किया गया है या पाथ ट्रेवल किया गया है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो देन म्यू इंट्रोड्यूस हो जाएगा PR प्लस RT माइनस, क्योंकि एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है तो वी गेट PK। ठीक, देन यू कैन ऑल्सो राइट, पाथ डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू। अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देखें पीछे, तो जो आपका पाथ है P से R, ये दो पार्ट में हमने यहाँ पर डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो PN प्लस NR भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि P से R तक की डिस्टेंस में एक बीच में पॉइंट आ रहा है N, तो यू कैन ऑल्सो राइट PN प्लस NR। तो ठीक है, PR को हम लिख लेते हैं PN प्लस NR प्लस RT ब्रैकेट क्लोज माइनस PK। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल PKT में अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि जो ट्राइंगल P, यहां पर ये P है और आपका K पॉइंट कहां पर है, ये आपका इधर K है और ये इधर T है। तो इन ट्राइंगल PKT साइन I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PK अपॉन PT। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका साइन में हो जाएगा। ठीक, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेन्यूस, तो ये आपका हो जाएगा PK अपॉन KT, सॉरी PT। PKT, तो जो साइन एंगल I आपके पास आएगा वो आ जाएगा PK जो परपेंडिकुलर है अपॉन PT जो हाइपोटेन्यूस है। ऐसे ही आपका इन ट्राइंगल PNT साइन, वहां पर PNT में देख लेते हैं क्या है। ठीक है, PNT यहां पर आपका एंगल है R, तो ये एंगल R है, जहां पर एंगल है वहां पर आपका हो जाएगा ये बेस। तो अब आपको चाहिए यहां पर साइन R, तो साइन R हो जाएगा परपेंडिकुलर PN अपॉन PT। ठीक है, तो यहां पर साइन R इक्वल्स टू PN अपॉन PT। ठीक है, तो ये आपका साइन I और साइन R आ गए हैं इन दोनों ट्राइंगल से। फिर नीचे लिखेंगे वी नो दैट स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू म्यू अपॉन 1।
ठीक है, स्नेल्स लॉ आपको सबको पता होगा। तो साइन आई की वैल्यू भी है हमारे पास, आर की वैल्यू भी है साइन, तो दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देन वी गेट पी के अपॉन पी टी इंटू पी टी अपॉन पी एन इक्वल्स टू म्यू। तो पी टी से पी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर पी एन की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ या फिर पी के की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ, देन वी गेट पी के इक्वल्स टू, यहाँ पर पी के हम फाइंड आउट कर लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगी, तो वी गेट म्यू पी एन। इसकी वैल्यू अब हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट करते हैं, देन वी गेट द पार्ट डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू म्यू पी एन, अगर हम म्यू की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, म्यू एन आर प्लस म्यू आर टी, तो माइनस म्यू पी एन आपके पास मिल जाएगा। तो म्यू पी एन से म्यू पी एन कैंसिल आउट हो जाएगा। देन फाइनली वी गेट द पार्ट डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू म्यू बाहर आ जाएगा आपका, देन फाइनली वी गेट एन आर प्लस आर टी। ठीक है, तो ये आपका फाइनली पार्ट डिफरेंस आ जाता है। ये इक्वेशन नंबर हम सेकंड पुट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हियर जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ट्राइंगल आर एच एल एंड ट्राइंगल आर एच टी, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है। क्यों है? चूंकि एंगल जो है आर, अभी मैं आपको बताऊंगा, एल एच इक्वल टू है एंगल आर टी एच की, जो मैंने अभी बताया था आपको, आर प्लस थीटा। ठीक है, आप यहां पर देख रहे होंगे इस वाले डायग्राम में एंगल एल, यहां पर ये जो एंगल एल है आर प्लस थीटा है, और यहां पर ये एंगल टी आर प्लस थीटा है। वहीं पर अगर आप देखें आर एच टी, ये एंगल 90 है। सेम एज इट इज अगर इस ट्राइंगल के लिए देखेंगे आर एच एल, तो ये वाला भी एंगल क्या है? 90 है, और दोनों के बीच में एक जो लाइन है वो क्या है? कॉमन है, आर एच, तो इसलिए ये आपका कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स आर कॉल्ड द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो एक कंडीशन मैंने लिख दी। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन हो जाएगी, चूंकि आर एच इक्वल्स टू आर एच है, दोनों में क्या है? ये कॉमन है ना, कॉमन साइड। ठीक है, और एक आपका एंगल जो 90 डिग्री है, आर एच एल इक्वल्स टू ट्राइंगल आर एच टी। ठीक है, आर एच टी, दैट्स द राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल ये यहाँ पर है। तो इसलिए दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हो जाते हैं। अब जब कॉन्ग्रेंट है, सो दैट तो साइड्स और जो बची हुई हैं वो भी क्या होंगी? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, सो दैट आर टी इक्वल्स टू आर एल। अगर मैं यहाँ पर लेके जाऊँ आपको डायग्राम पर, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो आर टी है, ये वाली लाइन आर से टी, वो इक्वल हो जाएगी आर से एल तक। ठीक, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है, जो अभी हमने इक्वेशन नंबर सेकंड पुट किया है, तो यहाँ पर आप अच्छे से लिख सकते हैं आर टी की जगह पर आर एल। सो इक्वेशन सेकंड बिकम्स, इक्वेशन सेकंड अब क्या हो जाएगी? पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू म्यू एन आर प्लस आर एल। ठीक है, एन आर प्लस आर एल। अब अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, क्या? सॉरी, एन आर यानी कि ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक, और आर एल यहां तक डिस्टेंस, हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एन एल। ठीक है, क्योंकि यहां पर एन आर प्लस आर एल डायरेक्टली इक्वल है एन एल के, ये लिख सकते हैं हम। तो यहीं पर हम पुट कर देते हैं यहां पर।
तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा म्यू एन एल। नाउ इट बिकम्स द इक्वेशन थर्ड, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चूंकि एन आर प्लस आर एल इक्वल्स टू एन एल। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है डायग्राम के हिसाब से, तो हमने उसको और मिनिमाइज कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें केवल एन एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि हमारा पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल। अब हम एन एल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ट्राइंगल में लगाएंगे, कौन से ट्राइंगल में, टी एन एल, सॉरी टी एच एल, इन ट्राइंगल टी, सॉरी एक मिनट में डायग्राम पे देख लेता हूँ। हमें चाहिए वैल्यू किसकी, एन एल की। एन एल आपके पास है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा टी एन एल। हाँ, ये वाला ट्राइंगल टी एन एल, इस ट्राइंगल में हम यूज करेंगे, तो ये टी एन एल हो जाएगा। सॉरी ये एच नहीं होगा, ये एन हो जाएगा, टी एन एल इन ट्राइंगल टी एन एल। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, कॉस आर प्लस थीटा, क्योंकि कॉस में क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, या फिर हम बोले बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एन एल अपॉन यहाँ पर आ जाएगा टी एल। अब आपको एन एल की वैल्यू चाहिए, तो एन एल इक्वल्स टू टी एल इंटू कॉस आर प्लस थीटा, और टी एल इक्वल्स टू ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट्स द टी एच प्लस एच एल इंटू कॉस आर प्लस थीटा। अभी क्या है, मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ डायग्राम पर। डायग्राम यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझा रहा है कि इस ट्राइंगल में जब आप इन ट्राइंगल टी एन एल लेते हैं तो आपको ये एंगल पता है आर प्लस थीटा, है ना। तो आर प्लस थीटा जब आप लेते हैं, ये वाला एंगल, ठीक है, आर प्लस थीटा, तो आपका यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, एन एल, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, टी एल। जबकि टी एल दो पार्ट्स में डिवाइड है, टी एच प्लस एच एल, ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर मैं लिखूँ टी एल इक्वल्स टू टी एच प्लस एच एल, ठीक है, यही हमने वहां पर लिखा है। कॉस आर प्लस थीटा जब हमने फाइंड आउट किया है, ये अप्लाई किया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से आ गया टी एच प्लस एच एल। क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, तो इसलिए जो टी एल होगा वही एच एल भी होगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ये यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड आ जाओ भाई, ये ठीक है। चूंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लिखूं एन एल इक्वल्स टू टी एच प्लस एच एल इंटू कॉस आर प्लस थीटा, है ना। तो आर प्लस थीटा दैट मीन्स टी एच क्या है, आपके पास थिकनेस है इसकी, जहां पर हम फ्रिंज को या जहां पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, वहां पर विड्थ ऑफ द वेज शेप्ड फिल्म टी। तो चूंकि टी एच इक्वल्स टू टी है, तो ये एच एल भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स जिसमें टी एच और एच एल आता है वो दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं एक दूसरे के। तो इसलिए टी एच इक्वल्स टू टी, तो देन एच एल ऑल्सो इक्वल्स टू टी। नाउ एन एल बिकम्स टू टी इंटू कॉस आर प्लस थीटा, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस अब आ जाएगा आपका, क्योंकि आपने एनएल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नाउ पाथ डिफरेंस बिकम्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू टी इंटू कॉस आर प्लस थीटा। अगर आप पाथ डिफरेंस यूनिफॉर्म थिन फिल्म का देखें और यहाँ पर वेज शेप थिन फिल्म का देखें, तो उसमें लिटिल बिट डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आपको टू म्यू टी कॉस आर मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो प्लेट्स हैं उनके बीच जो एंगल है वो थीटा 0 है, इसलिए वो एंगल वहाँ पे हट जाता है, इसलिए आपको वहाँ पर टू म्यू टी कॉस आर मिलता है। जबकि यहाँ पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे से थीटा डिग्री के एंगल पर रखी हुई है, इसलिए यहाँ पर कॉस आर प्लस थीटा इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये आपको माइंड में ध्यान रखना है
कंफ्यूज कहीं पर भी नहीं होना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होगी, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होगी। तो लिखेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा हमें, इन वेज शेप थिन फिल्म ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। उसके लिए कंडीशन होती है पाथ डिफरेंस माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एन लैम्डा। दैट मीन्स यहां से जो पाथ डिफरेंस आता है डेल्टा इक्वल्स टू वो होता है आपका 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस क्यों चलता है, क्योंकि स्टोक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब दो वेव्स एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं जहां पर नीचे का सरफेस डेंसर हो, ठीक है, तो तब आपको वहां पर क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि वो ऑलरेडी लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस लेकर चलेगा। तो ये आपके पास डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो यहां पर हम अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से 2μt cos r+θ इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें कंडीशन मिल गई कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2n+1 लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होगा तब आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा ड्यू टू द वेज शेप फिल्म, जहां पर पार्ट डिफरेंस 2μt cos r+θ है। यानी कि 2μt cos r+θ जब इक्वल होगा 2n+1 लैम्डा बाई 2 के, देन वी गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अगर वहीं पर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन लिखें तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, हमें पता है पार्ट डिफरेंस क्या होता है, वी नो दैट पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो यहां पर पार्ट डिफरेंस जो आता है वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 रहता है। चूंकि लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस ऑलरेडी रहेगा तो वी गेट द 2μt cos r+θ माइनस लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस ऑलरेडी यहां पर कंटेन होकर चलेगा, देन 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन रहेगी। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन यू गेट 2μt cos r+θ इक्वल्स टू, जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस का होने पर ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, देन वी गेट द n लैम्डा। ठीक है, तो यहां पर फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन जो मिलेगी वो मिलेगी 2μt cos r+θ इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यानी कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है कहां पर, इन द वेज शेप फिल्म ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, तब वहां पर कंडीशन रहेगी कि 2μt cos r+θ जो पार्ट डिफरेंस है वो इक्वल होगा n लैम्डा की। इज दैट क्लियर? तो आई होप यहां पर आपको क्लियर हुआ होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं इन द वेज शेप्ड थिन फिल्म। ठीक है, कंफ्यूज कहीं पर भी नहीं होना है, बस आपका जिस एंगल पर आपकी प्लेट्स रखी हुई हैं वो एंगल आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा थीटा। अगर किसी बुक में या कहीं से आपने पढ़ा हुआ है कि वो एंगल अल्फा लिया है तो अल्फा ले सकते हैं, बीटा लिया है तो बीटा ले सकते हैं। जो एंगल आप वहां पर डायग्राम बनाते हुए यूज करेंगे वही एंगल यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फ्रिंज की विड्थ फाइंड आउट करा लेता है यहां पर। ठीक है, यानी कि जो यहां पर वेज शेप थिन फिल्म में फ्रिंजेस मिलेंगी उनकी विड्थ और फाइंड आउट करा लेता है। तो हम हेडिंग लिखेंगे फ्रिंज विड्थ। ठीक है, फ्रिंज विड्थ। ठीक, तो उसके लिए हम लिखते हैं थोड़ा सा थ्योरी। इट इज
defined as the separation between two successive लाइट, मतलब सक्सेसिव ब्राइट या डार्क, लाइट का मतलब ही हो गया, मैं यहां पर लिख लेता हूं ब्राइट और डार्क, कुछ भी ले सकते हैं, चाहे दो ब्राइट ले लो कॉन्स्टेंटली जो आ रही हैं, या डार्क ले लीजिए फ्रिंजेस, ठीक है। यानी कि ये क्या बताता है, ये डिफाइन करता है सेपरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव ब्राइट या फिर टू सक्सेसिव डार्क के बीच का डिस्टेंस, या दोनों के बीच का सेपरेशन, दैट्स कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। इट इज डिनोटेड बाय W, ठीक है। फ्रिंज विड्थ को हम W से डिनोट करते हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको क्या मिला है, ये आपको ब्राइट मिला, फिर आपको यहां पर डार्क मिल गया, ये इस तरीके से, ठीक है, और फिर आपको ब्राइट मिला ये इस तरीके से। तो इन दोनों ब्राइट्स के बीच का जो सेपरेशन है, दैट्स कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। या फिर अगर मैं यहाँ पर इसके दोनों साइड डार्क मिल रहा है ब्राइट के, तो इन दोनों डार्क के बीच का जो सेपरेशन है, दैट्स कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो वो उसको हम कैपिटल W से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसका डेरिवेशन हम करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं दो फ्रिंजेस को लेकर, ठीक। चलिए वेज शेप थिन फिल्म है, तो वेज शेप में हमें एक प्लेट ऐसे लेनी है और एक प्लेट को उस एंगल पर रख देना है, किसी एक पर्टिकुलर, ठीक है। वो एंगल हमने थीटा माना हुआ है, तो यहाँ पर भी हम थीटा ही लेंगे। माना हमने एक पहली जो फ्रिंज है वो यहाँ पर मिलती है और दूसरी फ्रिंज वही हमको यहाँ पर मिलती है उससे नेक्स्ट, ठीक है। सपोज यहाँ पर थिकनेस जो है फ्रिंज की जहाँ पर मिली है वो T1 है और यहाँ पर थिकनेस T2 है। जैसा कि मैंने बताया, वेज शेप थिन फिल्म में जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स या थिकनेस जो है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर पहली फ्रिंज मिल रही है वहाँ पर थिकनेस T1 है और जहाँ पर दूसरी फ्रिंज मिल रही है वहाँ पर थिकनेस T2 है। तो अगर मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ A, B, C, D, ये पॉइंट्स मैंने दे दिए यहाँ पर, इसको मैं O पॉइंट से इंडिकेट कर देता हूँ। सपोज हमारे पास ये जो फ्रिंज मिलती है ये XN फ्रिंज है और इससे नेक्स्ट फ्रिंज है तो ये XN+1 हो जाएगी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द XN+1, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं O से A तक की डिस्टेंस XN है, O से B तक की डिस्टेंस XN+1 है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ यहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ कैपिटल W इक्वल्स टू XN+1 माइनस XN। यही हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, W कहलाएगा, ये, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द W, फ्रिंज विड्थ। तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर से हमें क्या मिल रहा है, इन ट्राइंगल एक पहला ट्राइंगल बन रहा है OAC। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल, क्योंकि हमारे पास XN है और T1 है, यानी कि बेस है और परपेंडिकुलर है, तो वी कैन गोज विद tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस XN, ठीक है। तो यहां से आपके पास T1 की वैल्यू आ जाएगी, T1 इक्वल्स टू XN इंटू tan थीटा, ठीक है। अब आपके पास XN की वैल्यू T1 की वैल्यू यहां से आ जाती है। तो इफ फ्रिंज इज ब्राइट, हमने मान लिया ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। अगर हम ब्राइट फ्रिंज मान के चलते हैं तो देन आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया है 2 mu t cos r प्लस थीटा रहेगा, cos r प्लस थीटा इक्वल्स टू 2n-1 इंटू λ/2, ये आपको मिलता है। अभी हमने पीछे भी लिखा है। तो चूंकि यहाँ पर पहली फ्रिंज है उसके लिए आपका जो थिकनेस है वो हमने T1 माना हुआ है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो राइट 2 mu T1 इंटू cos
r प्लस थीटा इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये हो गया आपके पास। लेट हम कंसिडर कर लेते हैं कि कॉस r प्लस थीटा जो नॉर्मली इंसिडेंस के लिए होता है वो हम अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, क्योंकि थीटा एंगल ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा बहुत ही बड़े एंगल पर आपकी दोनों प्लेट्स रखी होंगी, बहुत नैरो एंगल होता है। जब आप आगे न्यूटन रिंग पढ़ेंगे तब वहाँ पर आप इसको एनालाइज कर पाएंगे कि कैसे दो सरफेसेस या दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन रहता है और कितना एंगल उसमें होता है। ठीक है, तो बहुत छोटा एंगल होता है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द कॉस वैल्यू। तो सो वी कैन कंसिडर दैट कॉस r प्लस थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 म्यू टी t1 इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब आप यहाँ पर t1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो जब आप t1 की वैल्यू पुट करते हैं देन यू गेट 2 म्यू, यहाँ पर हो जाएगा xn tan थीटा इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक, क्लियर हुआ? दैट्स कॉल्ड पुट हियर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपने वैल्यू पुट कर दी t1 की, देन इक्वेशन सेकंड आपके पास आ जाता है। ऐसे ही आपको फिर t2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और नेक्स्ट फ्रिंज के लिए भी आपको फाइंड आउट कर लेनी है वैल्यू। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OBD ट्राइंगल में अगर आप देखें देन यू गेट ऑल्सो टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा के साथ ही आप जाएंगे T2 अपॉन xn+1, है ना, नेक्स्ट फ्रिंज है। तो दैट मीन्स T2 की वैल्यू आ गई आपके पास xn+1 इंटू टेन थीटा। इज दैट क्लियर? तो आप फॉर ब्राइट फ्रिंज आप ले लें, सिमिलरली फॉर नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, 2 म्यू T2 cos r प्लस थीटा मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 1 रख दिया है, देयर इज नो प्रॉब्लम, देन यू कैन राइट हियर 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब आप T2 की वैल्यू पुट करते हैं देन यू गेट 2 म्यू इंटू xn+1 इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, आपको ये यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक आई होप, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जब बेटा हमने n की जगह पर n+1 पुट किया है तो यहाँ पर भी तो n की जगह n+1 पुट करेंगे। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 2n-1 और n की जगह पर मैं पुट करता हूँ 2n+1, तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, सॉरी ये -1 है, तो ये आपको मिलेगा +2 -1, देन यू गेट 2n+1। तो इसलिए यहाँ पर ये 1 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, आप समझ गए यहाँ पर मैंने क्या किया है यहाँ पर? क्योंकि देखिए फॉर द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज 2 म्यू T2 2n-1 लैम्डा बाई 2 रहेगा, जबकि हमारी जो नेक्स्ट फ्रिंज है, जो लास्ट वाली फ्रिंज थी nth, उसका एक प्लस होकर होगी, तो n+1 हो गया है यहाँ पर। तो जहाँ भी n था वहाँ पर आप n+1 पुट करेंगे। जब आप यहाँ पर n+1 पुट करेंगे देन यू गेट 2n+1। तो इसलिए यहाँ पर 2n+1 हुआ है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर साइड में लिख भी दिया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो अब आप इक्वेशन थर्ड पर आ गए, इक्वेशन सेकंड आपके पास आ गई थी, आपको चाहिए डिफरेंस बिटवीन xn+1 माइनस xn। तो आप दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नाउ इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, देन वी गेट तब हमें क्या मिलता है, लिख लेते हैं 2 म्यू टी, सॉरी म्यू टी नहीं रहेगा, xn+1 इंटू टेन थीटा, एक वैल्यू हो गई, माइनस 2 म्यू xn इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास है 2n+1 लैम्डा बाई 2 माइनस 2n-1
लैम्डा बाई 2। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन यू गेट 2 म्यू टेन थीटा, ब्रैकेट में आपको मिलेगा xn+1 माइनस xn, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू लैम्डा। क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो माइनस का 2n वाली टर्म्स इस तरीके से बचेगी, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 आपके पास बनेगा, वो कंप्लीटली लैम्डा बन जाएगा। ठीक है, आपको दोनों का डिफरेंस चाहिए तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर xn+1 माइनस xn इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस xn+1 माइनस xn यही आपका विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ, तो W इक्वल्स टू xn+1 माइनस xn हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा ठीक है, ये आपके पास W की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगर हम देखें कि थीटा एंगल बहुत छोटा है, चूंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो थीटा है यानी कि दोनों प्लेट्स जो एक दूसरे से एक एंगल थीटा पर रखी हुई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके बीच का सेपरेशन वो एंगल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो इसलिए आपका जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी जो थीटा की वैल्यू ही होगी। तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर W इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू आ जाएगी वो लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ से अगर आपको फ्रिंज की विड्थ दी हुई है और थीटा आपसे पूछ लेता है यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन क्या होगा, तो वो भी आप यहाँ से बता सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 म्यू W। तो दोनों के बीच का सेपरेशन जो जिस एंगल पर आपकी प्लेट्स रखी होंगी उसकी वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी फॉर्मूले से आप फ्रिंज विड्थ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रिंज विड्थ क्या होती है, कैसे हम उसको ड्राइव करते हैं, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरफेरेंस इन वेज शेप थिन फिल्म था जिसका हमने डेरिवेशन किया। ठीक है, जिसमें हमने ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट अपना डेरिवेशन कंप्लीट किया। वहां पर हमने फाइंड आउट किया कि कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होनी चाहिए। साथ के साथ हमने पार्ट डिफरेंस भी फाइंड आउट किया कि आपका वेज शेप थिन फिल्म में पार्ट डिफरेंस क्या निकलता है। देन उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो वो फ्रिंज विड्थ भी हमने फाइंड आउट कर ली है, कैसे हम फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, और उसी फॉर्मूले की हेल्प से मैंने लास्ट में आपको ये भी बताया कि अगर वो फ्रिंज विड्थ दे देता है तो हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सारी चीज़ें जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगी कि न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, तो सेशन को देखने के लिए आपका थैंक यू। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी सजेशन या कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें चैनल, जिससे कि वो भी इंजीनियर्स गेटवे पर जो भी टेक्निकल कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं उनका लाभ उठा सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर बार की तरह मेरा अनुरोध है आपसे, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर इंफॉर्मेशंस मिलती रहे कि अब आपको कौन सा लेक्चर आगे मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे ही इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स गेटवे के इस चैनल को स्प्रेड कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो इन्फॉर्मेशन या जो हम एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं सब उसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।